Hello students, good morning to all of you. Today I'm going to solve some of the questions of NCERT unsolved exercise. I'm starting from the chapter 1 and आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक को सॉल्व करेंगे. सो दीज क्वेश्चंस जो हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड हैं. सो वी विल ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस फर्स्ट. पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू स्टेट द कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एट रेस्ट. As we know that Coulomb's law is valid when the charge is at rest. Okay, it is a law of electrostatics. So इसके लिए हमें इसे स्टेट करना है, बताना है कि what is the expression for the force. And question is that we have two charges 1 coulomb each and they are in vacuum at 1 meter distance. Then what is the force of repulsion between the charges? दोनों चार्जेस जो 1 coulomb के हैं, दोनों का नेचर सेम है, इसलिए हमसे फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पर पूछा जा रहा है. बिकॉज सेम चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं. सो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. सो पहले तो हमें स्टेट करना है. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दैट इज इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर. दिस इज जस्ट द एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ. ये हमें मैग्नीट्यूड देगा. what is the magnitude of force acting between the charges? If they are of same nature they repel, if they are of opposite nature they will attract each other. सो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 1 कूलम के दो चार्जेस हैं एंड दे आर कैप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर इन वैक्यूम. सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम? सो हम सिंपली कूलम्स लॉ का यूज करेंगे, दैट इज F इज इक्वल टू के टाइम्स, एंड के का जो वैल्यू होता है फॉर वैक्यूम 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड इनकी वैल्यू है 1 कूलम. Distance between the charge is 1 meter, so it is inverse square law, 1 meter square, and distance का square हम करते हैं. So after simplifying this we get F is equal to 9 into 10 raised to power 9 Newton. So if we have two charges 1 coulomb each at a distance of 1 meter from each other, then the force of repulsion between these two charges is equal to 9 into 10 raised to power 9 newtons. So this is the answer for the first question. So I hope you are able to understand the problem number 1. Now I am coming to the second problem, and the second problem is, what is the force between two small charged spheres having charges of this placed 30 centimeter apart in air? So again this is the problem of Coulomb's law. आसानी से हम इसे कर लेंगे. दो चार्जेस हमारे पास देके रखे हैं, दो दो स्फीयर्स हैं जिनकी चार्ज वैल्यू हमें दी है और 30 सेंटीमीटर वो एयर में है. अगेन वी हैव टू कैलकुलेट दैट व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम. सो अगेन वी यूज द सेम लॉ, कूलम्स लॉ, एंड काफ़ी आसानी से हम इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक चार्ज जो है उसकी वैल्यू है, जस्ट मिनट, एक चार्ज जो है उसकी वैल्यू हमारे पास देके रखी है 2 इंटू 10⁻⁻⁷, एंड अगला जो चार्ज देके रखा है वो है 3 इंटू 10⁻⁷. सो वन इज 2 इंटू 10⁻⁻⁷ coulombs, एंड सेकेंड वन इज 3 इंटू 10⁻⁻⁷ coulombs. हमें निकालनी इनके बीच की फोर्स, एंड दोनों को एयर में रखा गया है. सो वी यूज के 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4πε0. के का एक्सप्रेशन होता है, एज यू ऑल नो दैट, 1/4πε0, और के का जो वैल्यू है दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹. So F is equal to K times, and these are the charges 2 into 10⁻⁻⁷ multiplied by 3 into 10⁻⁻⁷. So दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 30 सेंटीमीटर. सो वी हैव टू कन्वर्ट 30 सेंटीमीटर इंटू मीटर्स फर्स्ट, एंड इट इज 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट इज डिस्टेंस स्क्वायर. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू द कैलकुलेशन हियर, बट आप आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो इसका जो आंसर है आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट इज 6 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन आ जाएगा. सो दिस इज द फोर्स देयर, एंड both charges are positively charged here, and so they have a force of repulsion of 6 into 10⁻⁻³ newtons. So I hope this question is clear to everyone. This is quite simple. The third question is, electrostatic force on a sphere of charge this due to another sphere of charge -8 microcoulombs in air is this. तो यहाँ दो चार्जेस के बीच का फोर्स देके रखा है, एंड पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स. तो एक डिस्टेंस हमें निकालना है, एंड सब कुछ गिवन है, फोर्स गिवन है, चार्जेस का चार्ज वैल्यू पता है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट. तो दूसरे स्फीयर पे पहले की वजह से कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा, ये हमसे सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है. So again we will solve this using the Coulomb's law.
This is also a simple problem. So as we know that in this question, force is provided to us and it is given like 0.2 newtons. We know that we know the expression. 0.2 Newton is the force, students. We know the expression, that is F is equal to K Q1 Q2 by R square. So फोर्स यहाँ दिया है 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू के की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ और चार्जेस का वैल्यू दिया है 0.4 माइक्रोकूलम. सो माइक्रोकूलम को हम कूलम्स में बदलेंगे. इट इज 0.4 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय, मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ, ठीक है. एंड सेकेंड चार्ज जो दिया है वो है -0.8, सो इट इज 0.8 माइक्रोकूलम. सो 0.8 को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻6 से कूलम्स में बदलने के लिए एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. तो अब ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, आर हमें फाइंड आउट करना है, बाकी सारी वैल्यूज हमें दे के रखी हुई है. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस आपके पास आर का आंसर भी आ जाएगा. सो ये 0.2 न्यूटन दूसरी तरफ चला जाएगा एंड ऑल द थिंग्स आर इन द अंडर रूट. सो इट इज 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 0.4 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाय 0.8. सो ये छः मैंने एक साथ लिख दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 0.2 newtons. So after again simplifying, do some mathematics there, you will get the answer, and that answer is basically 0.12 meter. So again this question is a easy question in which you just have to put the values and get the unknown one. So r is the unknown one here, so r is 0.12 meters. So I hope this problem is again clear to all of you. This is not so difficult. Now I am coming to the question number 4. Check the ratio ke square upon g MEMP is dimensionless and look up the table of physical constants and determine the value of this ratio, what this ratio signify. As we know that E means 1.6 10⁻⁻19. This is electron mass, this is proton mass, G is gravitational constant and K is electrostatic constant. तो हमें जो है के ई स्क्वायर अपॉन जी MEMP का रेशो फाइंड आउट करना है, चेक करना है ये रेशो डायमेंशनलेस है या नहीं है. सो अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम हियर जिसमें हमें डायमेंशनल फॉर्मूला का पता होना चाहिए and we can easily get the answer for this ratio. Just a minute. So in this question we have to calculate the ratio of ke square divided by g MEMP. Okay, so k is a electrostatic constant जिसकी वैल्यू आप, जिसका यूनिट आप जो है वो कूलम्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं. और k का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 एंड दिस इज ई इज चार्ज. सो चार्ज का भी कूलम, सो कूलम का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर. जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका यूनिट आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, फिजिकल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर से, एंड इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड इट इज रिटन एज kg -2. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी kg लिख लिए और प्रोटॉन के लिए भी kg. सो ये जो है आपस में सारे कट जा रहे हैं यहाँ पर. सो kg 2 kg यहाँ पर है, ये -2 है, सो इट इज़ कमिंग डायमेंशन लेस. तो ये हमारे पास डायमेंशन लेस आ जाएगा. सो ये रेशो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है. अब हमें ये भी पूछा गया है कि ये रेशो क्या सिग्निफाई करती है. सो स्टूडेंट्स लेट अस सपोज मैं के ई स्क्वायर को आर स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ और मैं जी MEMP को भी आर स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ. तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, दिस एक्सप्रेशन इज बेसिकली द कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सप्रेशन बिटवीन द टू चार्जेस जिनका चार्ज वैल्यू ई और ई है. ओके, प्रोटॉन का चार्ज भी ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी, और दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड अगर आप इसे ध्यान से देखें, दिस इज जी, दो बॉडीज का मास, दो बॉडीज मास लाइक हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, लेट अस सपोज वो भी आर है. सो इट इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हम बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं. मतलब हमने दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे लिया है और उन्हीं दो चार्जेस को हमने सेम डिस्टेंस पे लिया है और उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दी है. तो सेम डिस्टेंस पे लिया है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये ऊपर वाली रेशो ही बचेगी. सो ये बेसिकली रेशो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की. ओके, तो जब आप सारी नॉन वैल्यूज फ्रॉम सम टेबल गिवन देयर, वहाँ से सारी ई की वैल्यू आपको पता है, जी का वैल्यू भी नॉन वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास आपको पता होगा, आप वहाँ से देख के चेक करके लिख सकते हैं.
सो जब आप इस रेशियो को फाइंड आउट करोगे तो ये रेशियो आपके पास आएगी 2.2 इंटू 10⁻³ ओके। अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इट इज कमिंग 2.29 multiplied by 10 raised to power 39 times the gravitational force. The significance is that this ratio is giving us the relation between the electrostatic force and gravitational force. Electrostatic force is this times greater than the gravitational force between the two charges. Here charges are electron and proton. दोनों के जो चार्ज वैल्यू है वो E और E ही होता है और मास दोनों का डिफरेंट होता है। So I hope this problem is also clear to all of you. This is again a very simple problem. So the ratio of this ratio is this is basically a ratio of force. So force upon force is a dimensionless thing. तो इस तरह से हमारे पास ये डायमेंशनलेस, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें सिग्निफाई कर रहा है रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. Second is what is the meaning of the statement electric charge on a body is quantized. As we know that the relation for the quantization of charge is Q is equal to Ne. It means that charge always exists in integer multiple of E. Okay, means you always has a charge like 1E, 2E, 3E, 4E up to so on. Not like 4.4E, 4.5E. इस तरह से आपको चार्ज नहीं देखने को मिलेगा. You have the charge in discrete form, integer multiple of E. Okay, so 1E, 2E, 4E. This is known as the quantization of charge, or the statement charge is quantized. Second, why can one ignore quantization of electric charge while dealing with when dealing with macroscopic? Macroscopic means, well, like we are dealing with the terms that are large in magnitude, that is known as the macroscopic word here. So ये कह रहा है कि जब मैक्रोस्कोपिक सेंस में आप चार्जेस को लेते हो, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आप डील करते हो, देन यू इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रीटनेस. तो आप डिस्क्रीटनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो इग्नोर कर देते हैं, क्वांटाइजेशन को आप इग्नोर कर देते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज वैल्यू इक्वल टू 1 कूलम्स. मैंने एक माइक्रो कूलम्स या कूलम्स का कुछ एग्जाम्पल ले लिया, चार्ज लिया मैंने एक माइक्रो कूलम. इट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम्स. I go to the expression Q is equal to Ne. So 10 raised to power minus 6 मैंने Q की जगह सब्सिट्यूट किया. N E का वैल्यू होता है 1.6 into 10 raised to power minus 19. So from here I get the number of electrons. That is 10 raised to minus 6 and divided by 1.6 into 10 raised to power minus 19. So after simplifying this, I will get the expression 6.2 into 10 raised to power 12. So एक बात हम यहाँ से देख रहे हैं कि मैंने जस्ट 1 माइक्रोकूलम चार्ज की बात की. सो 1 माइक्रोकूलम चार्ज को बनाने के लिए आई हैव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस अमाउंट of the order 10 raised to power 13. Okay, they are of the order 10 raised to power 13. Like this is 6.2 into 10 power 12. So मैं 6 को राउंड ऑफ करके 10 पावर 13 का ऑर्डर लिख रहा हूँ. लाइक एक माइक्रोकूलम का चार्ज बनाने के लिए आई नीड दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो एज वी नो दैट चार्ज जब इंक्रीज और डिक्रीज करता है, इट विल डिक्रीज ओनली एज इन टर्म्स ऑफ ई. ओके, इन टर्म्स ऑफ ई चार्ज जो है वो डिक्रीज करता है. 1E, 2E, 3E, 4E. इन द यूनिट्स ऑफ ई चेंज करता है हमारा चार्ज. इंक्रीज और डिक्रीज जो करता है इन द यूनिट्स ऑफ ई करता है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट 1 माइक्रोकूलम्स, दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व देयर. सो इट इज क्वाइट लार्ज नंबर. ये बहुत ही बड़ा एक नंबर है एक जस्ट 1 माइक्रोकूलम के चार्ज के लिए. So when we are talking about the macroscopic world, as we see that कि इतने कर चार्ज के लिए हमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ रहा है. ओके, लाइक हम ऐसे चलते हैं क्वांटाइजेशन 1E, 2E, 3E, 4E. चार्ज हमेशा ऐसे ही इंक्रीज और डिक्रीज करेगा इस इन स्टेप्स में 1E, 2E, 3E, 4E किसी भी जगह में डिस्क्रिटनेस के अकॉर्डिंग 5E, 6E, 7E. इस तरह से चार्ज जो है इंक्रीज और डिक्रीज करता है इन द यूनिट्स ऑफ E. ओके, सो बट हम देख रहे हैं 1 माइक्रोकूलम के लिए लाइक द चार्जेस इन्वॉल्व, द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व आर 10 पावर माइनस 10 पावर 13, 10 पावर 13 ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 13. So it is quite large value. It is quite large value. So when we talk about macroscopic charges, this term has no physical significance. Okay, इसका कोई significant importance नहीं रह जाता because charge will increase or decrease in the units of E. And you are saying that when you are taking a macroscopic charge, charges are of this number. So it is not of much importance that you have to take these charges in a discrete manner because this number is very very large. 10 power 13 is very very large number in comparison to the E.
Okay, so now when we take macroscopic charges, we just consider that it is in a continuous form. We just ignore the discreteness. हम discreteness को जो है ignore कर देंगे, because charge जो है वो increase और decrease करेगा as a unit of E, in terms of E. Okay, but in just in 1 microcoulomb 10 power 13 electrons are involved, of the order of 10 power 13 electronic charges are involved there. Okay, because one electron has a charge E, so in that just 1 microcoulomb this large amount is involved there, and your charge will decrease in just in terms of E, 1 E2 E3 ऐसे ऐसे वो increase और decrease करेगा. So when you are talking about a macroscopic charge, you just ignore the discreteness there, you take it as a continuous. So इसीलिए हम जब मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो चार्ज को हम कॉन्टिन्यूस कंसीडर करते हैं. Now I am coming to the next question, like when a glass rod is rubbed with a silk rod, charges appear on both. A similar phenomenon is observed with many other pair of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. So इस तरह से है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर वैलिड. जब भी हम दो बॉडीज को रब करते हैं, लेट अस सपोज आई हैव अ बॉडी ए एंड आई हैव अ बॉडी बी, सो आई रब देम अगेंस्ट ईच अदर. सो जिसका वर्क फंक्शन बॉडी का कम होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. लेट अस सपोज ए का वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी का है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी बॉडी पे चले जाएंगे, तो बी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड ए विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. जिससे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं वो पॉजिटिव रह जाएगा, बिकॉज देर इज अ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर देर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट बिकम नेगेटिवली चार्ज. सो द अमाउंट, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 10 नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफर हुए हैं, तो यहाँ पर 10 पॉजिटिव चार्जेस विल बी क्रिएटेड देयर. सो चार्ज इज स्टिल कंजर्व्ड. ऐसा नहीं है कि यहाँ से 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 15 नेगेटिव ट्रांसफर हुए हैं, यहाँ पर 20 पॉजिटिव अपेयर कर जाएंगे. सो चार्जेस पहले भी जितने थे उतने ही है, बाद में भी उतने ही है. दे आर जस्ट क्रिएटेड equal in number, like same number of positive and same number of negative. So basically they are created in equal and opposite sense, means जितने positive हुए हैं उतने ही आपके पास negative हुए हैं. Unlike pairs, they are created equal and opposite, or like they are created in equally in unlike values, means I have some positive, I have same amount of negative. So total charge after rubbing or after transferring still remain the constant. So that is basically the conservation of charge. इसे हम कह सकते हैं conservation of charge is still still followed there. जितने पॉजिटिव थे हमारे पास उतने ही नेगेटिव क्रिएट किए हैं, तो अगेन द चार्ज वैल्यू सेम एट विद अस. सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम किसी भी बॉडी के साथ अब रबिंग करें तो इस तरह के फिनोमेनन हमें देखने को मिलते हैं कि चार्ज एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव आ जाता है. इट जस्ट डिपेंड ऑन द वर्क फंक्शन. एंड अदर थिंग इज दैट चार्जेस आर कंजर्व्ड, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव सेम नंबर ऑफ नेगेटिव इज बीइंग क्रिएटेड. तो जो चार्ज पहले था वही टोटल चार्ज आपको बाद में देखने को मिलेगा. दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. Okay, so next is state the superposition principle for on a charge due to a number of charges. So I think this ये इसकी स्टेटमेंट कोई हमें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है. सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस. सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, लेट अस सपोज यू हैव सम चार्ज दैट इज जनरली नोन एज अ टेस्ट चार्ज, एंड लेट अस सपोज इसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 up to so on Qn. So this Q1 will exert a force on this test charge, Q2 will also exert a force on this test charge, and Qn will also exert a force on this test charge. So the total force exerting, let us suppose पहले की वजह से force F1 लग रहा है, दूसरे की वजह से F2 लग रहा है, और nth चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे फोर्स Fn लग रहा है. Let us suppose that F1 F2 Fn. So according to superposition principle, the net force on this test charge, net force on this test charge, let us suppose I represent F is by net force by F net. So net force on this test charge is just the vector sum of all the forces acting on the charge, F1 vector, F2 vector, plus up to so on Fn. So this is the superposition principle. Like जो net force बन रहा है यहाँ पर, it is just the वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट चार्ज, जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं कि कितना फोर्स लग रहा है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड आफ्टर दैट वी हैव अ प्रॉब्लम, like we have four charges, 2 microcoulomb minus 5, 2 microcoulomb, 2 microcoulomb minus 5 microcoulomb. They are at the corners of
स्क्वायर ABCD जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। एक माइक्रोकूलम के चार्ज को आपने रखा है स्क्वायर के सेंटर पे, तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्क्वायर देयर, एंड इस डायग्राम में हमारे पास कुछ इस तरह से चार्जेस रखे हैं। लेट अस सपोज यहाँ 5 माइक्रोकूलम रखा है, इसके अपोजिट में भी -5 माइक्रोकूलम रखा है, -5 एंड हियर वी हैव 2 माइक्रोकूलम्स एंड अगेन हियर वी हैव 2 माइक्रोकूलम्स। एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर वी हैव अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम। सो पूछा जा रहा है कि इस सेंटर पे जो चार्ज 1 माइक्रोकूलम रखा है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। सो स्टूडेंट्स, हियर लाइक दिस -5, दिस इज प्लस, सो दिस -5 विल अट्रैक्ट दिस। सो इस -5 की वजह से इस पे जो फोर्स बनेगी वो कुछ इस तरफ को बन जाएगी। इट इज़ एट द सेंटर, तो हर एक कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस सेम होगा, तो -5 वाला इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये -5 भी इस 1 माइक्रोकूलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो दोनों -5 1 माइक्रोकूलम पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, इसीलिए इन दोनों की फोर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। फिर इस 2 की बात करते हैं। ये 2 माइक्रोकूलम्स और ये 1 माइक्रोकूलम्स दोनों पॉजिटिव हैं, सो 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम को अपने से रिपेल करेगा। ये वाले कॉर्नर पे बैठा हुआ, लेट अस सपोज ये सी कॉर्नर है या जो भी कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे बैठे हुए 2 माइक्रोकूलम वाला इस 1 माइक्रोकूलम वाले को ये भी इसे रिपेल करेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो इसे रिपेल करेगा अपने से दूर, यानी कि ऊपर की तरफ इस तरह से। तो 2 वाले की फोर्स और 2 वाले की फोर्स, जो 1 माइक्रोकूलम जो कि सेंटर पे लग रहा है बैठा है, वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, बिकॉज दे आर ऑल्सो एक्टिंग इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। इस तरह की कुछ सिचुएशन है आपके पास, ऐसे कुछ फोर्सेस लग रही हैं। सो नेट फोर्स, दीज फोर्सेस कैंसिल विद ईच अदर, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ कैंसिल कर रही हैं। ओके, सो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल 1 माइक्रोकूलम चार्ज सिटिंग एट द सेंटर इज इक्वल टू 0। सो नेट फोर्स इज 0 ऑन दैट पार्टिकल, बिकॉज ये जो पेयर्स हैं यहाँ पर डायगनली अपोजिट बैठे हैं, एक दूसरे की फोर्स को जो है वो कैंसिल आउट कर रहे हैं। So this is the answer for this problem number 8. So in my next video, I will come with the solutions of problem number 9 से लेकर के आगे वाले जो भी प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। I hope you have understood the problems. Thank you very much.